नमस्कार दोस्तों, मैं नरेंद्र कुमार स्टडी IQ PCS के इस प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज 31 दिसंबर है, यानी कि इस साल का अंत और एक नए साल की शुरुआत। यानी कि रात के 12 बजते ही आपकी जो डेट है, तारीख है, वो चेंज हो जाएगी और 31 दिसंबर की जगह 1 जनवरी 2025 हो जाएगा। लेकिन मैं बात कर रहा हूं 1 जनवरी 2025 की। तो सबसे पहले तो आप सभी लोगों को मेरी तरफ से, स्टडी IQ PCS परिवार की तरफ से नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। ये जो नया वर्ष है, ये आपके जीवन में धन धान्य समृद्धि लेके आए, आपकी जो जॉब है, आपकी मनपसंद जो नौकरी है वो आपको मिले और आप अपने सपनों को पूरा करें। अगर मैं बात करता हूं अपने भारत की, तो इंडिया में जो नए साल की शुरुआत है वो रात को 12 बजे हो जाएगी। लेकिन क्या कोई ऐसा कंट्री, क्या कोई ऐसा देश है जो कि हमसे पहले नए वर्ष में प्रवेश कर जाएगा? और हमसे पहले नहीं, जहां सबसे पहले नए साल में एंट्री होती है, जहां सबसे पहले नया वर्ष आता है। उसके लिए थोड़ा सा आपको भूगोल समझना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको ज्योग्राफी समझनी पड़ेगी। आपको पता है कि जो इंटरनेशनल डेट लाइन है, जो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा है, जब हम इंटरनेशनल डेट लाइन को क्रॉस करते हैं, इंटरनेशनल डेट लाइन को क्रॉस करते ही हमारे टाइम क्या हो जाता है, डेट क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। यानी कि जब हम इंटरनेशनल डेट लाइन को वेस्ट साइड से और ईस्ट की तरफ जब मूव करते हैं, तो वेस्ट से ईस्ट करते हैं तो हम एक दिन गेन कर लेते हैं, और जब हम ईस्ट से वेस्ट की तरफ क्रॉस करते हैं हम एक दिन क्या कर देते हैं, लूज कर देते हैं। इसी तरह एक कंट्री, एक छोटा सा आइलैंड जिसका नाम है किरिबाती, और किरिबाती, लेकिन इसको प्रोनाउंशिएट किया जाता है किरिबास, क्योंकि वहां पर TI वर्ड जो है उसको S प्रोनाउंशिएट करते हैं, इसको किरिबास प्रोनाउंशिएट किया जाता है। और इसी तरीके से वहां पर नए वर्ष में एंट्री सबसे पहले होती है। मैं आपको छोटा सा कंसेप्ट समझा दूं, छोटी सी बात बता दूं। आप देखेंगे कि यहां पर अगर हम बात करते हैं, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये जो लोकेशन है यहां पर, ये इंटरनेशनल डेट लाइन है। सबसे पहली बात तो ये आती है कि जो इंटरनेशनल डेट लाइन है, क्या इंटरनेशनल डेट लाइन एक स्टेट लाइन है? कुछ बताते हैं ऐसा, कुछ किताबों में आपको मिल जाएगा दैट इंटरनेशनल डेट लाइन जो है वो 180 डिग्री लॉन्जिट्यूड के साथ कोइंसाइड करती है। सो पहले तो ये बात गलत है, बिकॉज जो 180 डिग्री लॉन्जिट्यूड है, अगर मैं ग्लोब आपके लिए साथ लेके आया हूं, अगर मैं बात करता हूं 0 डिग्री लॉन्जिट्यूड की, 0 डिग्री लॉन्जिट्यूड जो है वो क्या है, वो एक जिगजैग लाइन नहीं है। जबकि इंटरनेशनल डेट लाइन की जब आप बात करते हैं, इंटरनेशनल डेट लाइन की बात करते हैं, यहां आपको इंटरनेशनल डेट लाइन दिखाई देगी। ये जो इंटरनेशनल डेट लाइन है, यहां देखिए, ये आपका लिखा हुआ है किरिबाती, जिसको किरिबास प्रोनाउंशिएट किया जाता है। ये बेरिंग सी है, ये अलास्का है, और उसके बाद पैसिफिक ओशन में यहां पर देखो, ये जो इंटरनेशनल डेट लाइन है, ये यहां से क्या लेती है, टर्न लेती है, यहां पे मुड़ती है, एंड देन आफ्टर फिर इंटरनेशनल डेट लाइन ऐसे जाती है। रीजन क्या है, कंसेप्ट क्या है? कंसेप्ट यह है कि इंटरनेशनल डेट लाइन कुछ लोकेशंस पर 180 डिग्री लॉन्जिट्यूड के साथ कोइंसाइड करती है, बट 180 डिग्री लॉन्जिट्यूड इज ए स्ट्रेट लाइन, व्हाइल द इंटरनेशनल डेट लाइन, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, ये क्या है, आपकी एक जिगजैग लाइन है। अब दूसरी समझने की बात क्या है? दूसरी समझने की बात यह है कि जनरली जब हम देखते हैं, हम देखते हैं कि जो हमारा, अगर मैं मैप की बात करता हूं, हम जनरली ये कहते हैं कि ये जो साइड है ये क्या है, वेस्टर्न साइड है, ये जो साइड है ये क्या है, ईस्टर्न साइड है। लेकिन जब हम इंटरनेशनल डेट लाइन की बात करते हैं, जस्ट आप इमेजिन करिए कि ये आपके पास ग्लोब है, ठीक है, ये आपके पास ग्लोब है। जब ये ग्लोब है, और अगर मैं इस पूरे ग्लोब को यहां से बीच में से काट के खोल देता हूं, इंटरनेशनल डेट लाइन पर ये जो साइड होगी, ये साइड, ये कौन सी साइड होगी, दिस इज ईस्टर्न साइड। और ये जो साइड होगी ये क्या होगी, ये वेस्टर्न साइड होगी, यूएसए की तरफ, और एशिया की तरफ जो साइड होगी वो क्या होगी, ईस्टर्न साइड होगी। अब हम बात कर लेते हैं कि यहां पर ये जो कंट्री है, ये जो किरिबाती आइलैंड है, ये किरिबाती आइलैंड जो है, यहां जो आपका ग्रीनिच मीन टाइम है, ग्रीनिच मीन टाइम क्या होता है, ग्रीनिच मीन टाइम जो हम 0 डिग्री मेरिडियन को लेते हैं। 0 डिग्री मेरिडियन हमारा ग्रीनिच मीन टाइम है, और वहां से हम क्या करते हैं, हम ये कहते हैं कि जब हम ग्रीनिच मीन टाइम से ईस्टर्न साइड चलते हैं हमारा टाइम इंक्रीज होता है। जब हम ग्रीनिच मीन टाइम से वेस्टर्न साइड चलते हैं तो हमारा टाइम क्या होता है, डिक्रीज होता है, जो कि 1 डिग्री में
4 मिनट का फर्क आता है, और तभी हमारे इंडिया का जो स्टैंडर्ड टाइम है वो 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्जिट्यूड है, वो 5 घंटे और 30 मिनट ग्रीनिच मीन टाइम से आगे है। इसीलिए यहां पर जो जीएमटी है, यहां पर जो किरिबाती आइलैंड में, वो जीएमटी से 14 घंटे क्या है, आगे है। और यही रीजन है कि यहां पर सबसे पहले नए वर्ष में एंट्री होती है। सो अब हम बात कर लेते हैं किरिबास आइलैंड के बारे में। देखो, अगर आप देखते हो किरिबास आइलैंड के बारे में, सो सबसे पहली बात तो यह है कि ये एक ग्रुप है जहां 33 आइलैंड्स है। ये जो 33 आइलैंड्स हैं, इसमें 33 आइलैंड्स किससे बने हुए हैं? अटोल से और कोरल रीफ से। अटोल क्या होती है? अटोल बेसिकली सर्कुलर कोरल रीफ होती हैं, जो ओशन के जब हम इनसाइड जाते हैं तो ओशन के इनसाइड हमें दिखाई देती हैं। और ये पूरे का पूरा है, ये पूरा कहां पर है? ये पैसिफिक ओशन में है। ये देखिए आप, ये नॉर्थ पैसिफिक ओशन है, यानी कि उत्तरी प्रशांत महासागर है। ये साउथ पैसिफिक ओशन है, यानी कि दक्षिणी प्रशांत महासागर है। और ये जो लोकेशन है, इट इज ग्रुप ऑफ 3 आइलैंड्स। यहां पर 3 आइलैंड्स का ग्रुप है। ये जो 3 आइलैंड्स का ग्रुप है, यहां पर 3 आइलैंड है। ये जो है, ये है गिलबर्ट आइलैंड, इसको बोलते हैं। ये है फिनिक्स आइलैंड्स और ये है लाइन आइलैंड्स। यानी कि किरिबाती आइलैंड इज ए ग्रुप ऑफ 33 आइलैंड्स। उस 33 आइलैंड्स किस प्रकार से डिवाइडेड है? 33 आइलैंड्स 3 पार्ट में डिवाइडेड है, गिलबर्ट, फिनिक्स और इसके बाद तीसरा क्या है? लाइन आइलैंड। जब हम किरिबाती आइलैंड की बात करते हैं तो यहां पर जो सबसे बड़ा आइलैंड है, वो सबसे बड़ा आइलैंड क्या है? वो सबसे बड़ा आइलैंड है किरिमाती आइलैंड। ये सबसे बड़ा आइलैंड है। और यहां पर दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है, वो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इस कंट्री का जो ऑफिशियल नेम है, जो ऑफिशियल नेम है, उस ऑफिशियल नेम की जब बात करते हैं तो ऑफिशियल नेम है रिपब्लिक ऑफ किरिबास। रिपब्लिक ऑफ किरिबास। और इसकी जो कंट्री है, यहां की जो कैपिटल है, वो कैपिटल है तरावा। तरावा इज द कैपिटल। मैं आपको लोकेट करवा दूं, ठीक है। सो ये आपका क्या है? जस्ट गिव मी मिनट। सी, आप यहां पर देखेंगे कि तरावा इसका कैपिटल ऑफ किरिबास। ये आपकी क्या है? ये तरावा आपकी कैपिटल है, ठीक है, तरावा। इसके बाद जब हम देखते हैं कि यहां की मेन लैंग्वेज क्या है, सो मेन लैंग्वेज यहां पर क्या है? मेन लैंग्वेज है यहां पर एक तो आपकी इंग्लिश, और इंग्लिश के अलावा दूसरी जो लैंग्वेज यहां पर बोली जाती है, दूसरी जो भाषा बोली जाती है, वो गिलबर्टीज भाषा बोली जाती है। और यहां पर जो गिलबर्ट आइलैंड है, उस गिलबर्ट आइलैंड पर लगभग 98% जो पॉपुलेशन है, वो 98% पॉपुलेशन गिलबर्ट आइलैंड पर ही यहां पर क्या है? रहती है। इसके अलावा देखो, यहां पर जो आपकी इंटरनेशनल डेटलाइन है वो पास हो रही है, यहां से आपका इक्वेटर पास हो रहा है। सो किरिबास जो है, अगर हम बात करते हैं किरिबाती, तो हम किरिबाती कहें या किरिबास कहें, वहां के जो लोग हैं वो टीआई को एस बोलते हैं, और इसीलिए यहां पर इसको रिपब्लिक ऑफ किरिबास कहा जाता है। सो यहां पर मैं क्या बता रहा था कि ये एक ऐसी कंट्री है, ऐसी लोकेशन है जो कि चारों हेमिस्फीयर में है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, सदर्न हेमिस्फीयर में, ईस्टर्न हेमिस्फीयर में और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में। इसके अलावा यहां पर सबसे पहले जो माइक्रोनेशिया का एरिया था, वहां से लोग आए। माइक्रोनेशिया से लोगों ने आने के बाद समोआ आइलैंड से लोग आए, टोंगा से आए और फिजी से आए। और उसके बाद यहां पर क्या हुआ? लोग रहने शुरू हुए। और एट प्रेजेंट में भी जब हम कहते हैं कि इट इज ए ग्रुप ऑफ 33 आइलैंड्स, तो उन 33 आइलैंड्स में से केवल 21 आइलैंड ऐसे हैं जो कि इनहेबिटेटेड है, यानी कि 21 आइलैंड ऐसे हैं कि जहां पर लोग रहते हैं, बाकी जो आइलैंड्स हैं वहां पर लोग नहीं रहते हैं। इसके अलावा इसकी थोड़ी सी अगर हम हिस्ट्री देखते हैं तो 1893 में जो ब्रिटेन है, उस ब्रिटेन ने इसको अपना उपनिवेश बनाया। उसके बाद 1989 में 12 जून 1989 को यह कंट्री क्या होती है? आजाद होती है। इस कंट्री की खास बात यह है कि यहां पर एग्रीकल्चर के लिए लैंड अच्छी नहीं है। आप जब थोड़ा सा इसको सर्च करेंगे, अगर आप इमेजेस वगैरह देखेंगे, तो आप देखेंगे कि यहां कहीं भी आपको एग्रीकल्चर दिखाई नहीं देगी, यहां पे आपको कृषि दिखाई नहीं देगी। रीजन क्या है कि यहां की जो सोयल है, यहां की जो मृदा है, वो एग्रीकल्चर को सपोर्ट नहीं करती है। लेकिन यहां जो मेन आप कह सकते हैं कि मेन जो फसल होती है मुख्य रूप से वो कोकोनट होती है। और उसके अलावा यहां जो सी फूड है, वो सी फूड पर मेनली लोगों की जो डिपेंडेंसी है, वो सी फूड पर ही लोगों की डिपेंडेंसी है। अब किरिबास आइलैंड की सबसे खास बात क्या है
कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जब नॉर्थ पोल साउथ पोल से जो ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, जो बर्फ पिघल रही है, जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, जो सी लेवल राइज हो रहा है, उसकी वजह से लगभग अंदाजा लगाया जा रहा है कि 50 साल के बाद ये आइलैंड आपको दिखाई नहीं देगा, ये कंट्री आपको दिखाई नहीं देगी। और इसकी वजह से जो किरिबास की जो गवर्नमेंट है, वो किरिबास की गवर्नमेंट विशेष रूप से और दूसरे देशों में जमीन खरीद रही है और अपने लोगों को वहां पे सेटलमेंट दे रही है। इसके अलावा किरिबास की गवर्नमेंट जो है वो अपने वहां के जो युवा हैं, जो लोग हैं, क्योंकि लिटरेसी रेट यहां पर 93% है, सो वो कहते हैं कि आप पढ़िए और उसके बाद आप किसी और देश में, अच्छे देश में जाइए और वहां पे अपना सेटलमेंट कीजिए, और उसके लिए लोगों को सपोर्ट भी करती है, लोगों को फाइनेंस भी दिया जाता है। तो मैं बता रहा था आपको कि 50 साल के बाद ये आपको दिखाई नहीं देगा। एक आइलैंड है टेबुआ करावा और एक है एबेनुआ। ये दोनों जो आइलैंड हैं, ये 1999 के बाद ये एकदम क्या हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं। इसके अलावा ये एक ऐसी कंट्री है जिसकी कोई आर्मी नहीं है, मतलब जिस देश की कोई आर्मी नहीं है, जिसके पास कोई सेना नहीं है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात कि यहां पर आपको पोलैंड, यहां पे आपको लंदन और यहां पे आपको पेरिस नाम की जगह मिलती है। लंदन, पोलैंड और पेरिस। आप सोचेंगे कि ये कंट्री, ये जो लोकेशंस हैं ये तो और देशों में हैं, सो यहां पर आपको देखने को मिलती हैं। और 1957 में ब्रिटेन ने यहां पर हाइड्रोजन बॉम्ब टेस्टिंग भी की थी, क्योंकि उस समय तक ये ब्रिटेन का उपनिवेश था। सो ब्रिटेन ने यहां पर हाइड्रोजन बॉम्ब टेस्टिंग भी की थी। सो यहां के लोगों को बड़ा खतरा है कि उनका जो निवास स्थान है वो छिनने वाला है। तो आप सोचिए, अगर लोगों को एक खतरा है, सो यहां के जो जानवर होंगे, यहां के जो एनिमल्स होंगे, उनको खतरा नहीं होगा। सो उनको भी खतरा है। उसके लिए कुछ एनजीओज हैं जो काम कर रही हैं। सो वो एनजीओ इस पर्पज से काम कर रही है कि ठीक है, ये जो यहां पे जो एनिमल्स हैं, यहां पे मेनली क्या मिलते हैं आपको, डॉग्स एंड पिग्स, ये मेन रूप से देखे जाते हैं, मुख्य रूप से। सो डॉग्स एंड पिग्स जो हैं कि उनको यहां से कहीं ना कहीं सेटलमेंट उनका किया जाए। और इस देश की जो इकोनॉमी है वो टूरिज्म पर मेनली डिपेंड करती है। लोग यहां पर घूमने जाते हैं। इवन यहां पर टूरिज्म कम है, बट टूरिज्म के लिए अच्छा और ज्यादा डेवलप इसको किया जा सकता है, बिकॉज इसकी लोकेशन देखिए आप, इसकी जो लोकेशन है, अगर उस लोकेशन को देखते हैं, सो टूरिज्म को, ये जो लोकेशन है, ये लोकेशन क्या करेगी, टूरिज्म को अट्रैक्ट करेगी। और यहां पर टूरिज्म के लिए, टूरिज्म के मामले में अगर हम बात करते हैं तो मरीन प्रोटेक्टेड एरिया है, और एक मरीन प्रोटेक्टेड एरिया है फिनिक्स आइलैंड प्रोटेक्टेड एरिया के नाम से जाना जाता है। जो फिनिक्स आइलैंड प्रोटेक्टेड एरिया है वो इस कंट्री की ओनली सिंगल यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, ठीक है। और मेनली अगर बेवरेज की बात करते हैं, ड्रिंक की बात करते हैं, सो टोडी यहां का नेशनल ड्रिंक है। कोकोनट का मेनली यहां पर क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। सो ये एक ऐसी कंट्री है जहां पर सबसे पहले आपका नया साल मनाया जाता है। सो मैं उम्मीद करूंगा, मैं आशा करूंगा कि आपको ये सारी चीजें, ये सारी बातें आपको समझ आई होंगी, ठीक है। और नया साल अपना कल शुरू होने वाला है। सो एक बार फिर से मेरी तरफ से, स्टडी IQ PCS परिवार की तरफ से आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और इसके क्या रीजंस हैं, क्या कारण है कि यहां पर नया साल जो है वो नया साल, GMT क्या है, इंटरनेशनल डेट लाइन क्या है, और क्यों यहां पर नया वर्ष जो है वो सबसे पहले मनाया जाता है। सो इसी नोट के साथ आज मैं आप लोगों से विदा लेना चाहूंगा। बाय बाय, सी यू, टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, लड़ते रहिए, झगड़ते रहिए। अपनों का ख्याल रखिए, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, सी यू, टेक केयर।